सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, मैं जानती हूँ कि अभी तक आप लोग बहुत बिजी थे, आपके यूनिट टेस्ट चल रहे थे और हो सकता है अब तक आपको आपके टेस्ट के मार्क्स भी मिल चुके होंगे। और अब हम कर रहे हैं, हम अपने आगे के सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार की आप सभी को मालूम है कि सीबीएसई की तरफ से 30% जो है आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इसलिए आपके गद्य खंड के जो पाठ रह गए हैं वो केवल 4 पाठ जो हैं इसमें से तो लगभग काट दिए गए हैं। और अब जो आपके पाठ हैं जो कि आपके परीक्षा में आएंगे वो हैं इस प्रकार से: दो बैलों की कथा, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते। तो आपका बच्चों जो तीसरा चैप्टर था उपभोक्तावाद की संस्कृति वो भी काट दिया गया है। पांचवा पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये भी आपका चैप्टर जो है कट चुका है। और मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का ये पाठ भी आपका नहीं है। और एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ ये पाठ भी आपके सिलेबस से गद्य खंड में से काट दिया गया है। तो बच्चों, जो पाठ अब हमारे पास रह गए हैं ये 4 हैं, जिनमें से 2 पाठ हम कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अगला पाठ, यानी कि आपका जो है चौथा पाठ है जाबिर हुसैन का लिखा हुआ सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद जो है जाबिर हुसैन का जो लिखा हुआ पाठ है, ये एक व्यक्ति चित्र खींचा गया है, यानी कि किसी एक ऐसे व्यक्तित्व का जो है कि चित्रण प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि जो कि व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है जो कि पक्षी प्रेमी है। यानी इनमें जो प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का एक प्रभाव चित्र खींचा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो जाबिर हुसैन जो हैं इनके विषय में हम पढ़ेंगे, इनके विषय में हम जानेंगे कि ये क्या है। देखिए, जाबिर हुसैन जो हैं वो जो उनका जन्म हुआ था वो बिहार प्रदेश में हुआ था, गांव नोनही राजगीर, ज़िला नालंदा में बिहार के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। और अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य के ये प्राध्यापक नियुक्त हुए और आरंभ से ही देश के अंदर जो देश की जो राजनीति थी उसमें जो है वो सक्रिय भाग लेते रहे। 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव भी जीता और उन्हें मंत्री भी बनाया गया। सन 1995 में वे बिहार विधान प्रदेश के सभापति रहे। तो जाबिर हुसैन ने अपनी हिंदी रचनाओं को जो है इस प्रकार से मोड़ दिया कि उनकी हिंदी रचनाएं जो प्रसिद्ध हुई हैं वो इस प्रकार से हैं: डोला बीनी का मज़ार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरे। तो जाबिर हुसैन जो हैं वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं के जानकार रहे हैं और उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया है। यदि हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो जाबिर हुसैन की भाषा शैली बहुत ही कलात्मक है। उनके भाव अनुभूति से उपजते हैं और कला में ढलते हैं। तो उनके द्वारा रचित ये सांवले सपनों की याद ना तो ठीक से संस्मरण है, ना ही कोई रेखा चित्र है और ना ही इससे व्यक्तित्व का सही बोध होता है। वास्तव में वे व्यक्तित्व का एक प्रभाव चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि शब्द से अशब्द की ओर लेकर जाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि लेखक ने एक संस्मरण या रेखा चित्र या किसी व्यक्तित्व के विषय में न बताकर एक किसी व्यक्तित्व से जब इंसान प्रभावित हो जाता है तो उसका एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सालिम अली का जो व्यक्तित्व है उनसे प्रभावित होकर जाबिर हुसैन ने उनके विषय में जो बताया है वो हम देखेंगे। ये जो पाठ है ये जून 1987 में प्रसिद्ध जो पक्षी विज्ञानी सालिम अली हैं उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है और डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी शैली यानी कि जब हर दिन की हम किसी बात को लिखते हैं अपनी डायरी में, तो उसी शैली में ये लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है याद, यानी कि जो स्मृति पर आधारित होता है, यादों पर आधारित होता है, वो संस्मरण कहलाता है। लेकिन ये संस्मरण डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की जो मृत्यु है उससे उत्पन्न जो दुख और
अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में जो है व्यक्त किया है। यहाँ पर सालिम अली ने उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किस प्रकार से किया है, ये उस समय की बात लिखी गई है जब सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और उनके शव को ले जाया जा रहा है। सालिम अली जो हैं वो किस प्रकार से लोगों के झुंड के साथ जो हैं जा रहे हैं, यानी कि लोगों का एक पूरा झुंड उनके पीछे पीछे चल रहा है और सालिम अली जो हैं आगे आगे 4 कंधों पर सवार चलते चले जा रहे हैं। सालिम अली जो हैं वो पक्षी प्रेमी थे और मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके वो भी रहे हैं, और पक्षियों के जो साथ जो उनका प्रेम था वो इतना था कि जब कभी भी उनको देखा जाए तो वो हमेशा हमेशा अपने गले के अंदर जो है एक दूरबीन लटकाए हुए दिखाई देते थे लोगों को। ऐसा लगता था कि जैसे हर समय किसी यात्रा पर, एक नई खोज पर निकले हैं। तो आज जो उनकी यात्रा जो है वो ऐसी यात्रा बन गई है जो अंतहीन यात्रा है। अंतहीन यात्रा का मतलब है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी कि आज उनका शरीर विचरण नहीं कर रहा है, आज उनकी आत्मा विचरण कर रही है और उनकी आत्मा जो है वो एक अंतहीन यात्रा पर निकली हुई है। तो सबसे पहले जो है पंक्तियों में लिखा गया है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ सांवले सपनों का एक हुजूम, अब सांवले सपने जो हैं किसको कहा गया है, सालिम अली को कहा गया है। तो वो कहते हैं कि सुनहरे परिंदों, यहाँ पर जो परिंदे शब्द है, यहाँ पर शब्द जो है देखो परिंदे आया हुआ है। इस परिंदे शब्द का अर्थ क्या होता है, ये परिंदों का अर्थ है पक्षियों, यानी कि सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है, यानी कि एक झुंड जो है चलता जा रहा है। यहाँ पर हुजूम शब्द है, हुजूम का अर्थ है यहाँ पर झुंड, ये हुजूम का अर्थ होता है झुंड। जहाँ कहीं आप बच्चों आपको याद रहे, भूल जाएं आप किसी शब्द को, तो आप उसको साथ साथ नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में या अपनी बुक के अंदर निशान लगाकर, ताकि आपको आगे के लिए ध्यान रहे। तो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर जो है आज सांवले सपनों का एक झुंड, एक हुजूम जो है वो मौत की तरफ, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, बढ़ रहा है। तो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड जो है वो सवार होकर आगे बढ़ रहा है और वह जो है मौत की मौन वादी में जा रहा है। वादी का मतलब होता है घाटी, यानी कि जो घाटियाँ होती हैं उसके अंदर वो उसकी तरफ जो है वह बढ़ रहा है। कोई रोक सके कहाँ संभव है, यानी कि सालिम अली जो हैं सबसे आगे जा रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। वे सैलानियों की तरह पीठ पर जो है बोझ लादे हुए अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। सैलानी, यहाँ पर जो सैलानियों की तरह, यहाँ पर सालिम अली जो है, यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों सैलानी, ये सैलानियों की तरह जो हैं वो जा रहे हैं। ये सैलानी का अर्थ होता है जब कोई यात्री यात्रा पर निकलता है उसको सैलानी कहा जाता है, या फिर घुमक्कड़ किस्म का जो व्यक्ति होता है उसको सैलानी कहते हैं, जो हर समय घूमने की प्रवृत्ति रखता है। तो सैलानी जो हैं, यानी कि सैलानियों की भांति आज जो हैं वो अपने कंधों पर अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए चलते चले जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र जो है पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, यानी अब तक उन्होंने पक्षियों के पीछे पीछे जाने के लिए जंगलों में घूमना या इधर उधर कहीं घूमना, वो जिस प्रकार की यात्रा पहले हुआ करती थी उस प्रकार की यात्रा से बिल्कुल अलग ये यात्रा है। और वो ये यात्रा जो है ऐसी यात्रा है जो कि कभी भी किसी भी प्रकार से समाप्त ना होने वाली यात्रा है, एक अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार जो है चले हैं, यानी कि अब तक जो है वो जब सफ़र करते थे तो लोगों की भीड़ आसपास रहती थी, आज भीड़ उनके पीछे चली हैं और वो उनमें सबसे आगे चले हुए हैं। कोई उन्हें वापस ना लौटा सकता, मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। अब सालिम अली जो है कोई भी ऐसा नहीं है, ये उनका जो है आखिरी पलायन है। पलायन का अर्थ होता है यहाँ से चले जाना,
कि अब तो वो वन पक्षी की तरह जो है प्रकृति के अंदर विलीन हो गए हैं। जैसे वन का कोई पक्षी होता है वो प्रकृति में विलीन हो जाता है और जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, ऐसा प्रतीत होता है। कोई अपने जिस्म की हरारत, यहाँ पर जो है एक हरारत शब्द है बच्चों, ये अरबी भाषा का शब्द है। हरारत का मतलब होता है गर्मी, यानी कि कोई अपने जिस्म की गर्मी, क्योंकि अब उनका जिस्म क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उनके जिस्म में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई गर्मी नहीं रह रही है। तो कहते हैं कि यदि कोई अपने जिस्म की हरारत और अपने दिल की धड़कन देखकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कोई भी ऐसा नहीं है अब कि कोई उन्हें वापस लौटा सके, क्योंकि वे जो हैं ऐसे लग रहे हैं मानो कोई पक्षी हों जो कि अब मौत की गोद में जा बसे हों, और अब जो है कोई अपने जिस्म की गर्मी भी उनको दे दे या अपने दिल की धड़कन भी देकर उन्हें ज़िंदा करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है कवि जो है उनके बारे में क्या कहते हैं, सालिम अली जो हैं वो हमेशा से एक बात याद करते हैं। तो कहते हैं ऐसे मुझे लगता है कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों सालिम अली ने कहा था, यानी कि एक समय ऐसा था कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग जो हैं पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली जो हैं वो हमेशा इस बात से हमेशा परेशान रहते थे, क्षुब्ध रहते थे जब वो ये देखते थे कि लोग जो हैं पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। जैसे आदमी जो है हर चीज़ को अपने मुंह से कह सकता है, अपने दर्द को बयां कर सकता है, तो पक्षी भी बयां कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों की भाषा कौन समझे, कोई भी नहीं समझता था। तो पक्षियों को जो है वो आदमी की नज़र से देखते हैं लोग जो हैं जंगलों, पहाड़ों और झरनों, यहाँ पर जब जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों का अर्थ होता है निर्झर मतलब झरने जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो कहते हैं झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं लोग। क्या करते हैं, जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, जबकि किस नज़र से देखना चाहिए, एक प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए कि जो हमारे आसपास जो प्रकृति है वो जो है बोल नहीं सकती, लेकिन उसे महसूस करना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। लेकिन लोग क्या हैं, वो जब तक मुंह से बोली हुई बात ना कही जाए तब तक वो उसे नहीं समझते हैं। तो इसलिए उनको जो है इस बात का बड़ा ही मलाल रहता था। तो वो आदमी जो है, हर व्यक्ति जो है आजकल, हर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जंगलों, पहाड़ों और झरनों और आबशारों को जो है वो प्रकृति की नज़र से ना देखकर आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। अब भला आदमी जो है, कोई भी आदमी अपने कानों से पक्षियों की जो आवाज़ है, पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि आसपास जो है पक्षियों की आवाज़ को सुन रहा है, उनकी चीज़ों को महसूस कर रहा है, उनके मधुर संगीत को महसूस कर रहा है और अपने भीतर जो है एक प्रसन्नता का जो है जैसे झरना फूट रहा है ऐसे महसूस करता हो। नहीं, हम में से कोई भी शायद इस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है जैसे कि सालिम अली थे, जो अपने आसपास के होने वाले हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते थे। पक्षियों की आवाज़ में उन्हें मधुर संगीत सुनाई देता था और उनके भीतर जो है वो प्रसन्नता का एक झरना फूटता था। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब यहाँ पर मिथक जो शब्द है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मिथक जो है शब्द कहाँ आया हुआ है, तो ये है बेटा, ये देखिए मिथक का अर्थ होता है, यहाँ पर मिथक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है कि जो प्राचीन जैसे पुरानी कथाएं होती हैं उनका जो तत्व होते हैं जो कि नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करें, ऐसे होते हैं मिथक। यानी कि पुरानी कथाओं पर के जो अवशेष जो तत्व रहे हैं उनको नए सिरे से नए तरीके से नए अर्थ को समझने वाला व्यक्ति जो है मिथक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है एक ऐसे मिथक का जन्म हुआ, वो मिथक जो थे उनका नाम था सालिम अली। अब सालिम अली जो हैं, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली में अपने मुंह भरे थे। यहाँ पर जो है लेखक जो हैं वो जाबिर हुसैन क्या कह रहे हैं कि पता नहीं कब ऐसा हुआ था कि कृष्ण ने वृंदावन के अंदर अपनी रास लीला रची थी, अपनी गोपियों के संग लीला रची थी, माखन लीला रची, बांसुरी का वादन किया और वन का विहार किया था।
परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं, कहते हैं कि जब कब वाटिका छोटे छोटे घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने के अंदाज में बंसी बजाई थी। यानी कि ये पूरी की पूरी पंक्तियों में कहने का अर्थ ये है कि जाने आज भी हम जो है वृंदावन में जब जाते हैं और यमुना का सांवला जल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अचानक से आकर कोई यहाँ पर बंसी बजाने लगेगा, संगीत का जादू जो है पूरी वाटिका पर छा जाएगा। यानी कि जो वृंदावन की वाटिका है, जो यमुना का किनारा है, वो फिर से वही बांसुरी की धुन से जो है झूम उठेगा, वही संगीत का जादू जो है पूरी वाटिका पर छा जाएगा और वृंदावन जो है कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। आज भी लोग मानते हैं कि मथुरा और वृंदावन के अंदर ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में रात के समय अपनी गोपियों के संग जो है रास लीला रचाते हैं और उनकी बांसुरी का जादू जो है वो आज भी मथुरा और वृंदावन के अंदर जो है विद्यमान है। ऐसा लगता है लोगों को कि आज भी भगवान कृष्ण उसी स्थान पर बसते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं और रात के समय गोपियों के संग जो है रास लीला रचाते हैं। अब कहने का अर्थ यहाँ पर जो है वो सालिम अली के व्यक्तित्व के ऊपर जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो कि सालिम अली का जो व्यक्तित्व था वो किस प्रकार का था, तो कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में, अब आप ध्यान से देखेंगे कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि मिथकों की दुनिया में, इस लाइन से देखिए कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र उस कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे कि हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी कि जो शरीर से थे वो बहुत कमज़ोर थे, कमज़ोर काया का मतलब कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में अभी उनके कुछ ही दिन बचे थे, कि उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे रह गए थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जो है जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक जो है मौत उनकी आंखों से उस रोशनी को छीनने में सफल नहीं हुई जो कि पक्षियों की तलाश में और उनकी हिफाजत के प्रति जो है वो समर्पित थी। तो सालिम अली की आंखों पर जो है ऐसा लगता था जैसे कोई दूरबीन चढ़ी हो और उनकी मौत के बाद ही शायद वो उतरी। कि सालिम अली जो है उनके 100 वर्ष होने में कुछ ही दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था और शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि उनको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी। परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में हमेशा लगे रहे और उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन जो थी वो मौत के बाद ही उतरी। यानी पक्षियों को पहचानने में वो कभी भी गलती नहीं करते थे। सालिम अली की नज़रों से दूर तक फैली हुई धरती और झुके आकाश जैसा जादू था उनकी आंखों के अंदर। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा हुआ दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी और इसमें उनकी पत्नी तहमीना का योगदान था। यानी कि सालिम अली की जो पत्नी थी उन्होंने उनका जो है साथ दिया और उनके साथ जो है उनके एकांत क्षणों के अंदर और उनकी इस रहस्यमय दुनिया से जो उनका परिचय करवाने वाली थी उनकी अपनी पत्नी थी जिसका नाम था तहमीना। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि उनके जीवन साथी जो है तहमीना ने उनको काफ़ी मदद पहुँचाई। तहमीना जो थी वो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी और अपने बड़े ही लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक जो सालिम अली हैं वो एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे उस समय में प्रधानमंत्री थे भारत देश के। तो चौधरी चरण सिंह के नाम से आप लोगों को मालूम भी होगा बच्चों कि हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि चौधरी चरण सिंह के नाम से है। CCS HAU ऐसे बोला जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो सालिम अली जो है वो एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे और वे केरल की साइलेंट वैली को जो है रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। अब चौधरी चरण सिंह जो थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो क्या थे, वो उसी गांव की मिट्टी में जन्मे थे
और गांव की मिट्टी में, उसी गांव की मिट्टी में जन्मे होने के कारण उन्हें भी मालूम था कि जो इस प्रकार की जो हवाएं होती हैं, रेगिस्तानी जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वो पशु पक्षियों के ऊपर जो है क्या प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसलिए वे सालिम अली की जो है पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। उनका मन भी पिघल गया जब उन्होंने सुना कि इस प्रकार का जो है असर होने जा रहा है, हमारे पर्यावरण जो है वो खतरे में है। तो जो चित्र सालिम अली ने जब उनके सामने रखा तो उसे सुनकर जो है उनकी आंखें भी नम हो गई। किनकी आंखें? चौधरी चरण सिंह जी की आंखें भी नम हो गई। और कहते हैं आज ये दोनों ही व्यक्तित्व नहीं हैं इस दुनिया में, ना तो चौधरी चरण सिंह जी हैं और ना ही सालिम अली हैं। ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो कि पशु पक्षियों की जो है उनके बचाव का कोई रास्ता ढूंढेगा, और हिमालय और लद्दाख की जो बर्फीली ज़मीन है उस पर रहने वाले जो पक्षी हैं उनकी चिंता कौन करेगा। यहाँ पर जिक्र आया है कि आज सालिम अली जो हैं जो नहीं है, तो कहने का अर्थ ये है कि सालिम अली जो हैं वो पक्षियों की वकालत किया करते थे, पक्षियों के विषय में सोचा करते थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब यहाँ पर जो है लेखक को याद आ जाता है कि मुझे याद आ गया कि उन्होंने अपनी जो है आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा अपनी बायोग्राफी लिखी और उस पर जो है उसका नाम रखा उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो। और उन्हें जो है उस समय में याद आया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था। जो D.H. लॉरेंस हैं, ये D.H. लॉरेंस जो हैं ये भी पक्षी प्रेमी थे और पक्षी जो है मनोविज्ञानी थे। और D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो फ्रीडा लॉरेंस थी उनसे प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें, कुछ बताएं। तब फ्रीडा ने कहा था, फ्रीडा चाहती थी ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी अगर वो चाहती तो, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया यानी कि चिड़िया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी कि फ्रीडा जो D.H. लॉरेंस की पत्नी थी, D.H. लॉरेंस जो हैं उनसे भी पहले के, सालिम अली से भी पहले के जो हैं एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जो कि स्वयं पक्षी मनोविज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे। तो फ्रीडा ने कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और इतना सरल सीधा इंसान था, तो उनके विषय में अगर कोई जानना हो तो पक्षियों से पूछो, पक्षी शायद उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा जो है वो चिड़िया शायद जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल का आदमी था। तो वो कहते हैं कि लॉरेंस जो है मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी कि जो एक्सपीरियंस मेरे उनके साथ रहने के हुए उनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया जो है उनके विषय में ज़्यादा जानकारी रखती है। तो अब सालिम अली जो है वो किस प्रकार से एक प्रेरणा बने हैं, किस प्रकार से बचपन में जो उनके हाथों से जो एक ऐसा कार्य हुआ जिसके कारण से जिसने कि उन्हें पक्षियों का प्रेमी बना दिया। तो सालिम अली की प्रेरणा और उनकी ऊंचाइयां किस प्रकार से हुई। कहते हैं जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली गोरैया, नीलकंठ की एक गोरैया, सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गोरैया घायल हो गई थी। चिड़िया होती छोटी सी, छत पर बैठने वाली, आती जाती हैं, तो गोरैया घायल हो गई। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। जो गलती से काम हुआ था उस गोरैया का, जो घायल गोरैया थी उसका इलाज उन्होंने किया, और उस दिन के बाद से उनको पक्षियों से प्रेम होने लगा और वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयों को छूने लगे, मानो कि वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हों। यानी कि वे नैसर्गिक जिंदगी, नैसर्गिक का अर्थ होता है लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक, कि स्वाभाविक रूप से जो है ऐसा लगा जिंदगी का प्रतिबिंब बन गए हैं। तो सालिम अली जो हैं वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे।
यानी ये नहीं कि समुद्र में रहने वाला एक ऐसा स्थान जो कि टापू कहलाता है जिस पर सिर्फ कुछ समय के लिए रुका जाए, वो ना बनकर वो एक अथाह सागर यानी एक गहरे सागर बने, जिनके अंदर से प्रकृति के विषय में, पशु पक्षियों के विषय में जाने क्या क्या बातें निकल कर आई। तो उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं, बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अब लेखक को क्या लगता है? लेखक को लगता है कि जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से और उनकी यायावारी से परिचित हैं, यायावारी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? घूमने फिरने वाला व्यक्ति, जिसको कि घूमने फिरने का शौक रहता है, घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति होता है यायावारी। तो कहते हैं कि जहाँ पर जो उनके घूमने फिरने के स्वभाव से जो है परिचित हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सालिम अली आज भी पक्षियों की खोज में कहीं निकले हैं और बस कुछ ही समय के पश्चात वो अपनी दूरबीन गले में लटकाए हुए किसी एक नए खोजपूर्ण नतीजे के साथ जो है वापस लौट आएंगे। और जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। ये पंक्तियाँ, अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, ये किसके लिए याद की गई हैं? लेखक जाबिर हुसैन जो हैं वो सालिम अली को याद करते हुए कह रहे हैं कि पक्षियों की खोज में निकले हो और ऐसा लगता है कि तुम एक ना एक दिन वापस लौटोगे। और वो आंखें नम किए हुए सालिम अली को याद करते हुए पूछ रहे हैं कि सालिम अली, तुम लौटोगे ना, यानी कि तुम एक ना एक दिन फिर कभी वापस आओगे या नहीं आओगे। तो ये बच्चों जो आपने पढ़ा सालिम अली, ये सालिम अली के विषय में जो हमने जानकारी प्राप्त की, उनके व्यक्तित्व से जो हमने प्राप्त की है, जो व्यक्तित्व उनका रहा वो इतना ज़्यादा प्रभावशील था कि लेखक ने जो है उनका व्यक्ति चित्र खींचा है। तो बच्चों, इस पाठ को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई संशय है, किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में ना आया हो, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर से, और मैं आपको अवश्य उसका जवाब दूंगी। तब तक के लिए, जब तक मैं आपके लिए जो है प्रश्न उत्तर इस पाठ के नहीं लेकर आती हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूँगी कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना न भूलिएगा। कृपया करके अपने मोबाइल उठाइए, इस वीडियो को सुनिए और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।